हेलो माय डियर पैशनेट नीट एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स आईआईटी जेईई नीट। मैं हूं डॉक्टर रितिका भारद्वाज, आपकी बायोलॉजी मेंटर, और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं जो आपका फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है द लिविंग वर्ल्ड। इस चैप्टर के लिए लास्ट पार्ट पढ़ने पर हम पहुंच गए हैं, जहां पर हम डिस्कस करेंगे टैक्सोनॉमिकल एड, वो भी दो फर्दर सब पार्ट्स में। तो टैक्सोनॉमिकल एड्स जो हैं वो एक्चुअली में है क्या? देखिए, हमने इस चैप्टर में बहुत सारी बातें करी कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या है, बायोडाइवर्सिटी क्या है, किसी ऑर्गेनिज्म का आइडेंटिफिकेशन क्या है, कैरेक्टराइजेशन क्या है। उसके बाद हमने पढ़ा कि टैक्सॉन क्या होता है, टैक्सोनॉमी क्या होता है, सिस्टमैटिक्स क्या होता है, क्लैडिस्टिक्स क्या होता है, और फिर हमने पढ़ी अपनी 7 मेजर कैटेगरीज, इंटरमीडिएट कैटेगरीज, ऑब्लिगेट कैटेगरीज, कि उन टैक्सॉन को हमने कैसे 7 मेजर कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा था, किंगडम से लेकर स्पीशीज तक। उसके बाद हमने पढ़ा कि हमें क्या जरूरत थी कि हम इनको कैटेगरीज में डिवाइड करें या टैक्सॉन में स्प्लिट करें। तो हमने यूटिलिटी पढ़ी टैक्सोनॉमी की, और अब हम पढ़ने वाले हैं कि अगर हमें किसी प्लांट या एनिमल के बारे में प्रॉपरली जानना है, उसकी इंफॉर्मेशन रखनी है, तो उसके लिए हमारे पास क्या सोर्स होता है कि हम प्रिजर्व करके सालों साल तक एक पर्टिकुलर स्पीशीज ऑफ प्लांट, एक पर्टिकुलर स्पीशीज ऑफ एनिमल की इंफॉर्मेशन अपने पास कलेक्ट करके रख सकते हैं। तो ऐसी ही चीज में इस चीज को हम क्या बोल रहे हैं, टैक्सोनॉमिकल एड। अब इसके अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है? आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे हर्बेरियम को, बोटैनिकल गार्डन, जूलॉजिकल म्यूजियम एज वेल एज जूलॉजिकल पार्क। ये सारी चीजें आज हम डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले कि मैं सेशन स्टार्ट करूं, हमारे लिए हमारा स्टडी मॉड्यूल जानना बहुत जरूरी है, जिससे हम नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। सो व्हाट इज आवर स्टडी मॉड्यूल? पहले हम सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज क्या करते हैं, पूरे चैप्टर्स पढ़ लेते हैं। तो हम टॉपिक वाइज रिविजन करते हैं, टॉपिक वाइज रिविजन नहीं, टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन लेते हैं हर चैप्टर के, हर टॉपिक का। उसके बाद हम जाते हैं डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स पर, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलती है। वहां जाकर लिंक देखकर आप क्वेश्चन करते हैं पीडीएफ डाउनलोड करके, और फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आपको मिलता है डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सेशन, तो वो भी आपको मिलेगा। चैप्टर वाइज एमसीक्यूज हमें सॉल्व करने हैं, एंड आई एडवाइज अगर इन केस किसी रीजन से आप उस पर्टिकुलर सेशन को, जहां पर हम चैप्टर वाइज एमसीक्यूज की बात कर रहे हैं, अगर आप नहीं अटेंड कर पाते हैं या आपने उस चीज के लिए मान ली पढ़ा ही नहीं है, तो भी आपको कोशिश करनी चाहिए एक बार ट्राई देने की। Why? Because at least you will know the pattern of the question coming in the exam for this particular chapter, for any chapter like. And then list of names of scientist years और उनके contribution की list हमें अलग से एक सेशन में पढ़नी है। फिर previous year questions यानी कि PYQs हम solve करेंगे, डाउट सॉल्विंग सेशन होगा, वीकली टेस्ट पेपर सेशन होगा, गाइडेंस चाहिए, पैटर्न कैसा होना चाहिए, कैसे मैनेज करना है अपनी तीनों सब्जेक्ट्स को, तो वो भी हम बात करेंगे। चैप्टर वाइज 1 शॉट रिविजन करेंगे और ऑनलाइन टेस्ट सीरीज करेंगे। इन शॉर्ट कहीं नहीं जाना है, सारी चीजें आपको प्रोवाइड हो जाएगी। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं अपने आज के सेशन की, दैट इज टैक्सोनॉमिकल एड। टैक्सोनॉमिकल एड मतलब टैक्सोनॉमी सबको पता है, टैक्सोनॉमी का यूज सबको पता है। जिन्होंने भी मेरे प्रीवियस सेशन पढ़े हैं उनको क्रिस्टल क्लियर समझ में आ गया होगा कि क्यों टैक्सोनॉमी जरूरी है। लेकिन अगर हमें ये पता है, हमने पढ़ा था कि टैक्सोनॉमी एकेडमिक पर्पस से जरूरी होती है और कुछ हमारे स्पेशल इंटरेस्ट होते हैं जिसके लिए हमें टैक्सोनॉमी पढ़नी होती है, 7 कैटेगरीज को हमें डिफाइन करना होता है। लेकिन अब अगर हमें पढ़ना है और हमारा पर्सनल इंटरेस्ट भी है इसको पढ़ने का, इसको प्रिजर्व भी तो करना पड़ेगा उसके लिए, और प्रिजर्व करने के लिए हमारे पास क्या है, बायोलॉजिकल नहीं, टैक्सोनॉमिकल एड्स। तो टैक्सोनॉमिकल एड्स हमारे बायोलॉजिस्ट के द्वारा बनाए गए ऐसे एड्स हैं जहां पर हम प्लांट्स की या एनिमल्स की कुछ स्पीशीज को अपने पास प्रिजर्व कर सकें, चाहे वो लाइव हो, लिविंग हो, चाहे वो डेड हो गए हो। जिंदा फॉर्म में करें या डेड फॉर्म में करें, दैट इज नॉट अ मैटर, पर हमें प्रिजर्व करके रखना है प्लांट को एज वेल एज एनिमल्स को। तो बायोलॉजिस्ट हैव एस्टैब्लिश्ड सर्टेन प्रोसीजर्स एंड टेक्निक्स, कुछ प्रोसीजर्स, कुछ टेक्निक्स ऐसी बनाई गई। टेक्निक वर्ड क्यों यूज हुआ है, प्रोसीजर तो आप चलो समझ गए होंगे कि हमको प्रिजर्व करना है तो एक प्रॉपर प्रोसीजर प्लानिंग की जरूरत पड़ेगी, बट टेक्निक क्यों बोला गया है?
टेक्निक वर्ड इसलिए यूज हुआ है कि देखो कोई ऑर्गेनिज्म लिविंग भी तो हो सकता है। सपोजिंगली हम रैट की बात कर लेते हैं, तो रैट जो है वो लिविंग भी तो हो सकता है। फिर वो अगर लिविंग रहेगा तो उसको प्रिजर्व कर लोगे एक रूम में, तो वो कल के दिन क्या कर सकता है, वहां पर प्रेजेंट सारे प्लांट्स और एनिमल्स को हार्म कर सकता है। तो हमें एक प्रॉपर टेक्निक से चलना होगा कि किस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को, किस इंसेक्ट को, किस एनिमल को, किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, किस प्लांट को हम कैसे प्रिजर्व करने वाले हैं, इसके लिए हमें एक प्रॉपर टेक्निक की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो प्रोसीजर्स और टेक्निक्स यूज होते हैं टू स्टोर एंड प्रिजर्व द इंफॉर्मेशन, जिससे कि हम प्रिजर्व कर सकें और स्टोर कर सकें इंफॉर्मेशन एज वेल एज द स्पेसिमेन। तो स्पेसिमेन मतलब क्या होता है, इट इज द होल कंप्लीट बॉडी और द स्ट्रक्चर। या तो पूरा का पूरा, जैसे आप बायोलॉजी के अपने लैब में गए होंगे तो आपने डेफिनेटली बड़े बड़े जार्स में एनिमल्स प्रिजर्व्ड देखे होंगे। एनिमल एज इन फ्रॉग देखा होगा, लिजर्ड देखी होगी और रैट देखा होगा, तो वो स्पेसिमेन कहलाता है। जब हम बॉडी को या बॉडी के किसी पार्ट को प्रिजर्व कर लेते हैं तो इट इज कॉल्ड एज स्पेसिमेन विच इज अ लिविंग टिश्यू। तो हम इसको या तो प्रिजर्व कर लेंगे या स्टोर कर लेंगे, या तो हम उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन को स्टोर करें। और जब हम बोलते हैं कि हमें इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है, तो मतलब हम उसके बारे में क्या बात रखने वाले हैं अपने पास। अगर हमें किसी, सोचो, दिमाग लगाओ, हमने इतनी सारी टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज पढ़ी, फिर हमने उनका यूज पढ़ा, और फिर मैंने आपको लास्ट सेशन में होमो सेपियंस यानी कि ह्यूमन बीइंग्स का, यानी कि हमारा पूरा डिस्क्रिप्शन भी बताया था। याद आ गया? अभी जितने स्टूडेंट्स ने वो सेशन देखा है वो सब समझ गए होंगे कि मैं कौन सी इंफॉर्मेशन की बात कर रही हूँ, और अगर नहीं देखा है तो जाकर उसको देख के आने की जरूरत है। जस्ट प्रीवियस सेशन बिफोर दिस, वहां पर हमने देखा था कि किसी ऑर्गेनिज्म के बारे में हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। तो इंफॉर्मेशन हमें 7 कैटेगरीज में चाहिए होती है: किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, और अगर सब स्पीशीज है तो वो भी। इसके बाद इंपॉर्टेंट यहां पर ये होता है कि स्पेसिमेन लेकर कौन आया, यह इंफॉर्मेशन लेकर कौन आया, कौन ये काम कर रहा है, कौन ये इंफॉर्मेशन रख रहा है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम मेंशन करते हैं, जब हम मैग्नीफेरा इंडिका यानी कि मैंगो की बात करते हैं तो उसके साथ हम लिन एब्रिविएशन भी लगाते हैं क्योंकि वो साइंटिस्ट का नाम है। तो यहाँ पर अगर सिमिलरली अगर यहाँ पर हमें किसी इंफॉर्मेशन के बारे में पता चला है तो हमें उस पर्टिकुलर स्पेसिमेन, यानी कि मान लो कोई लिजर्ड है तो लिजर्ड के बारे में सारी चीजें लिखनी है, कौन वो लिजर्ड कलेक्ट करके लेके आया वो लिखना है, कौन इस इंफॉर्मेशन को प्रिजर्व कर रहा है वो भी लिखना है, एंड वी नीड टू रिटेन अ प्रॉपर डॉक्यूमेंट, प्रॉपर फाइलिंग, सो दैट फर्दर कभी सालों बाद भी अगर कोई उसे पढ़ने आएगा तो उसे सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो हम इंफॉर्मेशन रखते हैं या फिर स्पेसिमेन रखते हैं। बायोलॉजिस्ट ने डिसाइड किया कि हमें कुछ प्लांट्स, कुछ एनिमल्स के बारे में अगर जानना है तो हमें उसको प्रोसीजर के साथ और टेक्निक के साथ स्टोर प्रिजर्व करके अपने पास रखना पड़ेगा, विच विल कंटेन द इंफॉर्मेशन या फिर स्पेसिमेन। तो लिखी लिखाई इंफॉर्मेशन होगी या तो खुद एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी स्पेसिमेन मिल जाएगी। सम ऑफ दीज आर एक्सप्लेन टू हेल्प यू अंडरस्टैंड यूसेज ऑफ दीज एड्स। अब हमें कौन कौन से एड्स में से क्वेश्चन बन सकता है, तो हर्बेरियम एक एड है, बोटैनिकल गार्डन एक एड है, जूलॉजिकल पार्क, जूलॉजिकल म्यूजियम, इसमें से बहुत सारे आपने देखे भी हुए हैं। फिर आता है की, फ्लोरा, मैनुअल, मोनोग्राफ एंड कैटलॉग, जिसमें से एक सेशन में हम डिस्कस करेंगे इन 4 एड्स के बारे में। ये हमारा पार्ट 1 रहेगा। एक्चुअली में डिस्कस करने के लिए इसमें बहुत सारी चीजें हैं और नेक्स्ट पार्ट में हम ये वाला पार्ट पूरा डिस्कस करेंगे। वी आर नॉट गोइंग टू रन विद द थिंग्स, ठीक है। हम एक एक करके जानेंगे कि हर्बेरियम क्या है, बोटैनिकल गार्डन क्या है, जूलॉजिकल पार्क क्या है, जूलॉजिकल म्यूजियम क्या है। फिर हम बात करेंगे की, फ्लोरा, मैनुअल, मोनोग्राफ एज वेल एज कैटलॉग की। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हर्बेरियम। हर्बेरियम जिसको कि ड्राई गार्डन भी कहा जाता है, हर्बेरियम इज कॉल्ड एज ड्राई गार्डन। इसको एक कहानी की तरह सुनना, फिर अपन पढ़ेंगे। कहानी ये है कि हुआ कुछ ऐसा कि हर्बेरियम में प्लांट्स को स्टोर किया जाता है, प्लांट्स की इंफॉर्मेशन को। तो एक्चुअली में जो प्रोसीजर ये फॉलो करते हैं वो कुछ ऐसा है कि अगर मैं एक बायोलॉजिस्ट हूं
और मैं कहीं पर जाती हूँ, कहीं दूर दराज चली जाती हूँ, वहां पर मुझे कोई नई तरह का प्लांट मिलता है, कोई नई स्पीशीज का प्लांट मिलता है, कोई नई क्रॉप मिल जाती है, तो मैं उसको लेकर आ जाती हूँ अपने साथ। पूरा का पूरा पेड़ उखाड़ के नहीं लाना है, छोटा सा एक पार्ट हमने प्लांट का कट किया, जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा है ना, छोटा सा एक पार्ट कट किया, थोड़ी सी इसमें रूट्स भी हैं, स्टेम भी है, लीव्स भी है, तो मतलब एक प्लांट का टिपिकल पार्ट्स हमको उसमें मिल जाए, इतनी कोशिश हम करते हैं। मैंने उसको तोड़ा, मैं अपने पास लेकर आ गई, है ना। आपने देखा होगा पुराने ज़माने की वो मूवीज़ में बहुत फैशन चलता था कि अगर किसी लड़के ने किसी लड़की को रोज़ दिया है तो वो रोज़ अपनी बुक में रख के उसको सुखा के अपने पास रखे रहते थे याद के तौर पे, है ना। ऐसा ही कुछ हम भी करने वाले हैं। हम लेकर आए वो पार्ट ऑफ द प्लांट, लाने के बाद हमने उसे सुखाया, ड्राई किया। ड्राई करने के बाद एक शीट ऑफ पेपर ली, उसके ऊपर हमने वो प्लांट का पार्ट चिपका दिया, जैसा कि यहाँ चिपका हुआ आपको दिख रहा है, ठीक है। चिपकाने के बाद यहाँ कोने पे आपको कुछ लिखा हुआ दिख रहा है, ठीक है। तो वो क्या लिखा हुआ है, हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि ये कौन सा प्लांट है, क्या इसका कॉमन नेम है, क्या इसका बोटैनिकल नेम है अकॉर्डिंग टू ICBN। वो भी नहीं, उसके बाद हमें कैसा सेल इसमें मिल रहा है, कौन लेकर आया, अगर मैं लेके आई तो मेरा नाम, अगर आप लेकर आए तो आपका नाम, ठीक है। कब लेकर आए थे वो लिखोगे, कौन सी स्पीशीज है वो लिखोगे, कहां से लेकर आए थे ये भी लिखोगे, ताकि अगली बार सपोज करो 100 साल 200 साल 500 साल बाद अगर कोई इसको ओपन करके पढ़ेगा तो उसे इस पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द प्लांट के बारे में सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएंगी। और बस इस तरीके से हमारा हर्बेरियम तैयार हो जाता है। हर्बेरियम इज अ डॉक्यूमेंट, I should call it a document. Why? Because it contains most of the information required for any plant. जहां पर प्लांट को लेकर आके पहले प्लांट का पार्ट लेके आएंगे, उसको कट करेंगे, कट करने के बाद उसे ड्राई करेंगे, ड्राई करने के बाद उसे पेपर में चिपका के प्रिजर्व करेंगे और फिर उसकी सारी इंफॉर्मेशन उसके साइड में मेंशन कर दी जाएगी। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन दी हर्बेरियम। और मान लो कि ये तो हो गई प्लांट की बात, ठीक है। अच्छा, मैं इसको स्टेप वाइज बताती हूँ। पहले हर्बेरियम देखो, इट इज अ स्टोर हाउस। ये क्या है, एक स्टोर हाउस है जहां पर आप स्टोर करते हो चीजों को, ऑफ कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेन, जहां पर हमने प्लांट स्पेसिमेन, मैंने बोला था किसी बॉडी की पार्ट को हम स्पेसिमेन बोलते हैं, तो या तो हम प्लांट का कोई पार्ट ले आए या फिर अगर छोटा प्लांट है तो पूरा का पूरा ले आए। ट्री लाके तो यहाँ चिपका नहीं सकते, देखो, तो ट्री तो लाओगे नहीं, क्या लेकर आओगे, प्लांट का कोई पार्ट। तो यू ब्रिंग इट, यू कलेक्ट इट एंड कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेंस दैट आर ड्राइड, इनको पहले सुखाया जाता है, मॉइस्चर इनका हटा दिया जाता है। अगर मॉइस्चर नहीं हटाएंगे तो क्या होगा, मॉइस्चर नहीं हटाएंगे तो डिकम्पोजिशन के कगार पे पहुंच सकता था, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म आके इसको फीड करना शुरू कर सकते थे। तो हमने इसे पहले ड्राई कर दिया, मॉइस्चर इसका खत्म कर दिया, प्रेस किया, चिपका दिया, ठीक है, एंड प्रिजर्व्ड ऑन शीट, और एक पेपर पर हमने उसे प्रिजर्व करके रख लिया बिल्कुल इस तरीके से, ठीक। स्टैंडर्ड साइज ऑफ हर्बेरियम, साइज ऑफ शीट क्या होती है हर्बेरियम में, 11.5 to 6.5 इंचेस का कम से कम पेपर होना चाहिए, ठीक। इसके बाद फर्दर दीज शीट्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। फिर हम इन शीट्स को एक पैटर्न में अरेंज कर देते हैं जो किसके अकॉर्डिंग है, क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग, यूनिवर्सल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग। इंफॉर्मेशन पूरी इसकी सारी लिख देंगे जितनी हमारे पास अवेलेबल है, ठीक। नेक्स्ट अब बात आती है कि these specimens along with their descriptions on herbarium sheets become a storehouse or repository for future use। मैडम हमने इतना सारा काम किया तो पर इस यूज की जरूरत क्या थी, इस यूज की जरूरत थी कि अगर सालों बाद भी हमें प्लांट की, मान लो अब, अच्छा ये तो मैं लेकर आई थी, मैंने चिपका दिया, 200 साल हो गए, 500 साल हो गया, मैं तो नहीं हूं वहां बताने के लिए, पढ़ाने के लिए, लेकिन कोई और तो आ सकता है, कोई वैसा ही प्लांट का पार्ट कहीं और से लेके, तो अब वो इस इंफॉर्मेशन को मैच कैसे करेगा, वो जाएगा हर्बेरियम के पास और अपने प्लांट को हर्बेरियम में प्रेजेंट स्पेसिमेन के साथ कोरिलेट करने की कोशिश करेगा, और अगर मिल गया तो उसे उस प्लांट के पार्ट के बारे में सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। और मान लो अगर कोई ऐसी स्पीशीज है जो उसे नहीं मिलती, पहले से प्रीवियसली स्टोर्ड इंफॉर्मेशन उसके पास नहीं है, तो वो क्या करेगा, वो इस
प्लांट के पार्ट को स्पेसिमेन बनाकर फिर से करेगा ड्राई, प्रेस करेगा शीट पर, इंफॉर्मेशन लिखकर क्लासिफिकेशन के तौर पे पूरी इंफॉर्मेशन मेंशन करके उसे अपने पास रख लेगा। नाउ एन नंबर ऑफ स्पीशीज ऑफ प्लांट, बहुत सारे प्लांट्स के स्पीशीज को इसी तरीके से एक डॉक्यूमेंट के फॉर्म में जमा करके रख लिया जाता है जो फ्यूचर यूज में काम आते हैं। समझे? तो ये जो हमने पैटर्न फॉलो किया, ये जो हमने टेक्निक यूज करी, ये जो हमने प्रोसीजर लगाया, इसका यूज समझ पा रहे हो? इसका यूज क्या है? टू कोरिलेट द इंफॉर्मेशन ऑफ एनी ऑफ द न्यू, या तो हमारे पास कोई नया अचानक से हमें मिल गया प्लांट तो हमने उसकी इंफॉर्मेशन मैच करने की कोशिश करी, हो सकता है हमें हर्बेरियम में मिल जाए, क्योंकि हर्बेरियम में ऑलमोस्ट सारे प्लांट की इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होती है, हर एक को प्रिजर्व किया गया है, तो हमें वो इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। और अगर मान लो हम ही नया प्लांट लेके चले गए, नया स्पेसिमेन लेके चले गए, तो हम भी उसे वहां पर रख सकते हैं। और जब रखोगे तो देखो आपको उसमें क्या क्या मेंशन करना है। हर्बेरियम शीट्स ऑल्सो कैरी लेबल, एक लेबल लगा होता है। लेबल कैसे दिखेगा मैडम? देखो यहां पर दिख रहा है, ये लेबल लगा है, दिस इज द लेबल। ठीक है, सिमिलरली यहां पर इस हर्बेरियम में भी लेबल लगा है, आपको शायद दिख ना रहा हो, मैं आपको बताती हूं। इसमें सबसे पहले मेंशन है सीरियल नंबर, कौन से नंबर पर है, उसके बाद मेंशन है कि कौन सी फैमिली को बिलोंग करता है ये प्लांट का पार्ट, फिर उसका जीनस मेंशन है, फिर उसका हैबिट मेंशन है, हैबिट के बाद फ्लावर का कलर मेंशन है, फ्लावर का कलर मेंशन है, उसके बाद कहां से लेके आए, क्या लोकेलिटी थी वो मेंशन है, इसका यूज क्या है इस प्लांट का वो मेंशन है, कलेक्ट किसने किया ये नाम भी लिखना है, कलेक्टर्स नेम। ठीक है, ये वो कलेक्टर नहीं है, कलेक्ट करने वाले का नाम लिखेंगे, कलेक्टर्स नेम लिखेंगे। और उसके बाद इसमें डेट मेंशन की जाती है कि कब इसे कलेक्ट किया गया, और फिर अगर कोई स्पेशल रिमार्क है तो वो भी लिखा जाएगा। स्पेशल रिमार्क यानी कि देखो यूज तो हम इसका ऑलरेडी लिख चुके थे, यूटिलाइजेशन तो हम यूज मेंशन कर चुके थे, लेकिन अगर कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है तो वो रिमार्क में मेंशन हो जाएगी। इतनी इन्फॉर्मेशन हर हर्बेरियम में, हर स्पेसिमेन, हर प्लांट के लिए मेंशन होती है। सो दैट इज व्हाट इज हर्बेरियम। अब एक्चुअली में आप बोलोगे कि मैम क्या क्या इसमें हमको लिखना होता है, तो आपको इस लेबल में मैंने बताया क्या क्या मेंशन करना होता है। ठीक है, ये हमें एग्जाम में भी पूछा जा सकता है इन एनी ऑफ द फॉर्म। तो उसके लिए हमें क्या क्या पता होना चाहिए, टिप्स भी पता होना चाहिए कि क्या क्या पूछेंगे। तो मैंने आपसे बोला सबसे पहले पूछा जाएगा सीरियल नंबर, फिर पूछा जाएगा बताओ कौन से किंगडम का है, किंगडम के बाद हो सकता है जीनस पूछा जाए, फिर हो सकता है कि स्पीशीज पूछी जाए, कौन सी स्पीशीज का है, फिर हो सकता है यूज पूछा जाए, यूज के बाद क्या पूछेंगे, अच्छा रिमार्क दे देंगे। ठीक है, रिमार्क मेंशन करना होता है, कोई अगर स्पेशल बात है, किसने कलेक्ट किया तो कलेक्टर्स नेम, कलेक्टर्स नेम, उसके बाद डेट कब कलेक्ट किया गया, उसके बाद लोकेशन कहां से कलेक्ट किया गया। इतनी इंफॉर्मेशन हमें हर स्पेसिमेन के बारे में उसके साथ मेंशन करनी होती है। तो लेबल जो हम लगाते हैं इंफॉर्मेशन का, वो उसमें ये सारी इंफॉर्मेशंस ऑलरेडी मेंशन होती हैं। सी information about date, place of location, English location, local and botanical names क्या है, family, collectors name, ये सब कुछ लिखा जाता है। ठीक, हर्बेरिया ऑल्सो सर्व्स एज क्विक रेफरल सिस्टम इन टैक्सोनॉमिकल स्टडीज। अब ये जो यहाँ पर लिखा है ना क्विक रेफरल सिस्टम, इसको अलग से आप लिख के रख लीजिएगा, जब आप नोट्स बनाएंगे तो इसे अलग से मार्क करिए दैट इट इज अ क्विक रेफरल सिस्टम। ये पॉइंट मेंशन करना है। व्हाई डू वी कॉल इट अ क्विक रेफरल सिस्टम? आप किसी भी प्लांट की स्पीशीज को जानने के लिए एट दैट मोमेंट तुरंत हर्बेरिया के पास जाकर हर्बेरियम से अपने उस प्लांट की इंफॉर्मेशन को कोरिलेट कर सकते हो। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज क्विक रेफरल सिस्टम। आपको टाइम नहीं लगेगा उसकी इंफॉर्मेशन को डिस्कवर करने में, आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। नेक्स्ट आता है सीक्वेंशियल ऑर्डर ऑफ स्टेप्स। हम क्या स्टेप्स फॉलो करते हैं जब हम हर्बेरियम बनाते हैं? तो सबसे पहले हमको करना होता है कलेक्शन। सबसे पहले हम करते हैं कलेक्शन ऑफ
स्पेसिमेन। पहले तो हमने स्पेसिमेन लिया, हम किसको प्रिजर्व करने वाले हैं, कौन सा प्लांट है, कौन से प्लांट का पार्ट है, वो हम लेकर आ गए, तो उसको हमने बोला स्पेसिमेन। उसके बाद हमने करा ड्राइंग। ड्राई करने की जरूरत क्यों है मैडम? ड्राई करने की जरूरत इसीलिए है बिकॉज वी वांट टू रिमूव द मॉइस्चर। तो ड्राइंग इज डन टू रिमूव मॉइस्चर, टू रिमूव मॉइस्चर। फिर हम पॉइजनिंग करते हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जितने भी बच्चे सिर्फ सुन नहीं रहे होंगे, लिख रहे होंगे, उनके लिए दिक्कत होगी। क्यों? क्योंकि पॉइजनिंग की क्या जरूरत है? पॉइजनिंग में ऐसा होता है, कभी कभी मान लो कि कोई इंसेक्ट है साथ में, ठीक है, तो उस इंसेक्ट टाइप की चीज को हम वैसा का वैसा प्रिजर्व नहीं कर सकते, पहले हमें उसे किल करना पड़ेगा। किल करने के लिए हम पॉइजनिंग करते हैं, ठीक है। तो हम किल करने के लिए पॉइजनिंग करते हैं किसी केमिकल का यूज करके। केमिकल्स आर यूज्ड फॉर पॉइजनिंग, ठीक। इसके बाद आता है माउंटिंग। तो माउंटिंग का मतलब होता है, सीधी सरल भाषा में माउंटिंग का मतलब होता है उसको एक प्रॉपर जगह पर स्थिर कर देना, ठीक है, उसको एक शेप दे। अब हमने मान लो यहां पर चिपका दिया, तो हमने इसको ऐसे चिपकाया, ऐसे चिपकाया, मतलब अगर ये हमारी शीट है तो इसमें हम ऐसे रखने वाले हैं प्लांट को, या ऐसे रखने वाले हैं प्लांट को, या ऐसे रखने वाले हैं, किस तरीके से हम अरेंज करने वाले हैं, दैट इज माउंटिंग, ठीक है। एक पक्का स्टेबल अरेंजमेंट इज माउंटिंग, ठीक है। तो हमने उसको अरेंज कर दिया। उसके बाद हम स्टिचिंग करते हैं। स्टिचिंग का मतलब होता है सिलना। अब आपने यहां रख तो दिया, लेकिन इसको यहां पर ना, यहीं पर रहे, गिरे ना, उड़े ना, कहीं जाए नहीं, उसके लिए आपको इसे स्टिक करना पड़ेगा। तो हमने बोल दिया स्टिचिंग। यू कैन स्ट्रेट अवे राइट, यू कैन स्ट्रेट अवे राइट, ग्लूइंग बोल सकते हैं, या फिर टू पेस्ट, टू पेस्ट, ठीक है। ये वाले स्टेप समझ में आए, इसमें कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। पहले आप स्पेसिमेन लेके आए, फिर आपने उसको सुखाया, सुखाने के बाद अगर इंसेक्ट वगैरह है तो उसे केमिकल के द्वारा किल कर दिया। माउंटिंग करी मतलब कि उसे अरेंज किया, और फिर स्टिचिंग कर दिया, यानी जहां जिस पैटर्न में अरेंज किया है वहां पर ले जाके स्टिक कर दिया। अभी कहानी खत्म नहीं होती। अब हम क्या करेंगे मैडम? अब हम इसको करेंगे लेबलिंग। तो लेबलिंग में मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूं आपको क्या क्या मेंशन करना है। कौन कलेक्ट करके लेकर आया? कलेक्टर्स नेम, फैमिली, जीनस, डेट, लोकेशन, ठीक है, यूज, या फिर कोई रिमार्क अगर है तो, ठीक। दैट इज अबाउट द लेबलिंग। आइडेंटिफिकेशन हमको उसके नेम से पता चलेगा, और नेम आप दोनों मेंशन कर सकते हो, बट बोटैनिकल नेम इज इंपॉर्टेंट। बोटैनिकल नेम इज इंपॉर्टेंट, ठीक। उसके बाद फाइलिंग करते हो। फाइल यानी कि वो जो आपने बनाई है शीट, उसको फाइल में अरेंज कर देते हो, ठीक है। उसके बाद आप उसे स्टोर करते हो, इसे भी बताने की जरूरत नहीं है। मेंटेनेंस ऑफ इंडेक्स रजिस्टर, इंडेक्स जरूर मेंटेन करना है, इंडेक्स जरूर मेंटेन करना है। सो दैट इज ऑल अबाउट दी हर्बेरियम। हर्बेरियम अगर मैं शॉर्ट फॉर्म में आपसे बात करूं और मैं हर्बेरियम के बारे में आपको बताऊं, ठीक है, तो हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा है, मैं ये इंडेक्स हटा दे रही हूं, ठीक है। हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा हर्बेरियम के बारे में, क्विकली पॉइंट्स रिवाइज करा रही हूं, देखना आपने नोट्स में वो लिखा है या नहीं। सबसे पहले हर्बेरियम, सबसे पहले हर्बेरियम में एक रिकॉर्ड होता है, ठीक। किसका रिकॉर्ड होता है? प्लांट्स का। क्या रिकॉर्ड करके रखते हो? स्पेसिमेन, ठीक है। किसमें रिकॉर्ड करते हो? क्या किसी जार में रिकॉर्ड किया था, क्या किसी बॉक्स में रखा था? तो हमने इसे शीट ऑफ पेपर में रखा था, शीट ऑफ पेपर में रखा था। फिर हमने इसके स्टेप्स पढ़े ऑफ प्रिजर्वेशन, यानी कि हम कह सकते हैं कि हमने क्या टेक्निक को यूज किया है वो हमने जाना, ठीक है। किस टेक्निक को यूज करके हमने इसे रखा है, विच कंटेन्स, मेन हमारा मोटिव क्या है, इसकी
पूरी इंफॉर्मेशन को रखना, इंफॉर्मेशन को रखना। और ये सब एक्चुअली में इतना तामझाम हमने किया ही क्यों है? Why do we need to do all this? हमने हर्बेरियम क्यों रखा? फॉर फ्यूचर यूज, ठीक है। और जब एक चीज इसमें और मेंशन कर लेते हैं, हालांकि इंफॉर्मेशन लिखा है, इंफॉर्मेशन में सारी चीजें आ जाएंगी कि हमने लेबलिंग कैसे करी है। दैट्स इट, दैट इज ऑल अबाउट हर्बेरियम। आप इसको नोट कर लीजिए, नोट इट डाउन। ओके, हो गया नोट। अब देखिए नेक्स्ट है हमारा बोटैनिकल गार्डन। अब नाम ही है कि बोटैनिकल है और गार्डन है, तो बोटैनिकल का मतलब क्या होता है? बोटैनिकल का मतलब होता है रिलेटेड टू प्लांट्स, यानी कि इट इज अ, एक सेकेंड इसको मैं थोड़ा रिड्यूस कर लेती हूं। सो बोटैनिकल गार्डन यानी कि वो गार्डन जहां पर क्या प्रेजेंट है? जहां पर प्लांट्स प्रेजेंट है, ठीक है। और क्योंकि गार्डन बोला है तो अब हम इसे ऐसे प्रिजर्व नहीं कर रहे हैं कि हमें इसे किल करना पड़े, मॉइस्चर हटाना पड़े और फिर प्रेस करके रखना पड़े। हम इसे लिविंग वे में ही प्रिजर्व कर रहे हैं, यानी कि हमने एक गार्डन ऐसा बनाया जहां पर हम अपने प्लांट की स्पीशीज को प्रिजर्व करने के लिए ग्रो करवा सकें, और ये ध्यान रखें कि वो वहां पर जाकर डेड ना हो, मरे ना, ताकि एक्सटिंक्ट ना हो। So we are preserving, we are conserving a type of plant in a botanical garden. So here is a picture of a botanical garden. ऐसे बहुत सारे बोटानिकल गार्डन्स हैं प्रेजेंट अलग अलग जगह पे। तो ये जो बोटानिकल गार्डन है, इसमें जो इतने सारे प्लांट्स दिख रहे हैं, ये ऐसे अनवांटेड यानी कि वीड्स नहीं है, ये वो प्लांट्स हैं जिसको हम प्रिजर्व करना चाहते थे, तो हमने लिविंग फॉर्म में ही उसे उस गार्डन में प्रिजर्व करके रखा है। सी, दीज स्पेशलाइज्ड गार्डन्स हैव कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट्स, कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट्स। यहां पर बात क्या ध्यान रखनी है कि इट इज द कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट्स फॉर रेफरेंस, किसी भी पर्पस के लिए। अभी मैम क्या पर्पस हो सकता है, क्यों यूज हो सकता है? तो इसीलिए यूज होता है, देखो, हो सकता है कि कोई रिसर्च करनी हो सकता है कि किसी प्लांट के सीड मेडिसिनल पर्पस से इंपॉर्टेंट हो, या फिर किसी को यहीं पर रिसर्च करनी हो लैब में ले जाके, तो वो सीड ले जा सकता है, कोई पार्ट ले जा सकता है, और यहां आके रिसर्च करनी हो तो वो भी कर सकता है। तो देयर आर एन नंबर ऑफ पर्पसेस, देयर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स जिसके लिए आप यूज कर सकते हो इस बोटानिकल गार्डन में प्रेजेंट प्लांट्स को। तो plant species in this gardens are grown for identification। एक तो आइडेंटिफिकेशन के लिए ग्रो की जाती है, ठीक। उसके बाद पर्पसेस, एंड ईच प्लांट इज लेबल्ड इंडिकेटिंग इट्स बोटैनिकल साइंटिफिक नेम एंड इट्स फैमिली। और जब भी यहां पर ये प्लांट ग्रो किया जाएगा तो क्या क्या मेंशन किया जाएगा? कुछ इंफॉर्मेशन हमें मेंशन करनी है, तो हम सबसे पहले मेंशन करेंगे बोटैनिकल नेम, या फिर जिसको हम साइंटिफिक नेम भी कह सकते हैं। उसके बाद कौन सी फैमिली का है, कौन सी फैमिली का है, फैमिली ऑफ द प्लांट। इस चीज की हम इंफॉर्मेशन लेबल कर देते हैं उस प्लांट के पार्ट के ऊपर, ठीक है। तो दैट इज आवर बोटानिकल गार्डन। हर्बेरियम और बोटानिकल गार्डन में सबसे बड़ा डिफरेंस जो हमने देखा वो क्या है? हर्बेरियम में हम किल करने के बाद, उसे ड्राई करने के बाद कंप्रेस करके शीट ऑफ पेपर में रख देते थे, यानी कि उसे मार के प्रिजर्व करते थे। लेकिन जहां बोटानिकल गार्डन की बात होगी वहां पर हम लिविंग फॉर्म में ही प्लांट को प्रिजर्व करेंगे, एंड नो डाउट उसकी इंफॉर्मेशन भी साथ में रखेंगे। सो दैट इज द बोटानिकल गार्डन। अब कुछ फेमस बोटानिकल गार्डन जिसके ऊपर नीट में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ध्यान से सुनना और इसको मार्क करके अलग कलर के पेन या पेंसिल से रख लेना। बट फर्स्ट राइट दिस, अदरवाइज आप बोलोगे कि मैम साइड नहीं हुए थे। आप लिख लिया? ओके। अब देखो फेमस बोटानिकल गार्डन्स कौन कौन से हैं। फेमस बोटानिकल गार्डन है क्यू, जो कि इंग्लैंड में है, ठीक। फिर इंडियन बोटानिकल गार्डन है, फिर होरा है जो इंडिया में ही है, और फिर नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ इंडिया। अब ये जो है इनको बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करके रख लेना। किसके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है? ये इंपॉर्टेंट है हमारे, ये इंपॉर्टेंट है हमारे नीट के लिए। नीट लिख के रख लेना,
ठीक है, नाम तो याद करने ही पड़ेंगे। 3 हमने इंडिया के किए हैं याद और 1 इंग्लैंड का किया है। इंग्लैंड में क्यू है, वो इंडियन बोटानिकल गार्डन में कोई दिक्कत नहीं आएगी, सिर्फ बोटानिकल गार्डन के आगे इंडिया लगा हुआ है। फिर नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, क्यों? क्योंकि बोटानिकल गार्डन था मैडम, रिसर्च इंस्टीट्यूट कैसे हो गया? मैंने आपसे बोला था कि रिसर्च पर्पज से या तो आप प्लांट ले जा सकते हो, या पूरा का पूरा प्लांट नहीं ले जाना है, कोई पार्ट ले जा सकते हो, या 2-3 एक जैसे प्लांट लगे हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसर्च करनी है, आप वो ले जा सकते हो, या उसके सीड्स ले जा सकते हो। अदरवाइज आप ऐसा भी कर सकते हो कि जो बोटानिकल गार्डन है उसी में आके आप अपना रिसर्च स्टेशन बना लो, मतलब वहीं रहो, वहीं खाना वाना खाओ, वहीं चैन से आराम से सारे पेड़ पौधों के बीच में बैठ के और अपनी रिसर्च उस पर्टिकुलर प्लांट के लिए आप कर लो। तो इसीलिए उसे रिसर्च इंस्टीट्यूट भी बोला जाता है। और फिर हमारे पास होरा का है जो कि फिर वापस इंडिया में ही है। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फेमस गार्डन्स। आप इसको नोट कर लीजिए, डिफरेंट कलर के पेन से करेंगे और हाईलाइट जरूर करेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं क्या जरूरत है हमें बोटानिकल गार्डन रखने की, क्या ऑब्जेक्टिव्स है। मैंने आपसे कहा रिसर्च पर्पस, सीड्स चाहिए, रिसर्च स्टेशन बनाना है, इन सारी चीजों के लिए चाहिए। कोई स्पीशीज खत्म होने वाली है तो उसे कंजर्व करने के लिए चाहिए, और इसके लिए 2 टर्म्स आते हैं। एक आता है XC2 कंजर्वेशन, और फिर आता है इन सीटू कंजर्वेशन। XC2 कंजर्वेशन और इन सीटू कंजर्वेशन। इन सीटू कंजर्वेशन का मतलब होता है, ध्यान से सुनना, इट इज ऑल अबाउट टू कंजर्व अ स्पीशीज। कंजर्व करने के लिए लिखा है ना, तो कंजर्व करने का मतलब क्या होता है? प्रोटेक्ट करके रखना। तो 2 तरीके के कंजर्वेशन होते हैं। पहला वो जहां पर ऑलरेडी स्पीशीज प्रेजेंट हुआ करती थी, यानी कि अगर आप चाहो कि आप मुझे कंजर्व करके रख लो, तो जहां मैं रहती हूं या तो आप मुझे वहीं का वहीं कंजर्व करो, या फिर अपने साथ ले जाकर फिर वहां पर कंजर्व करो। तो एक होता है कि आपने उस पर्टिकुलर एनिमल, उस पर्टिकुलर प्लांट को अपने ही हैबिटेट में, उसके खुद के हैबिटेट में प्रिजर्व कर लिया, या फिर आप उसको वहां से लेके गए और नया हैबिटेट बनाया जहां पर उसे पूरा अपने हैबिटेट वाला माहौल देना पड़े, तो वो एक प्रिजर्वेशन वो हो गया। तो व्हेन द ऑर्गेनिज्म इज प्रिजर्व्ड इन इट्स ओन एरिया तो हम बोलते हैं इन सीटू कंजर्वेशन, और अगर बाहर लेकर दूसरे एरिया में प्रिजर्व करा दिया तो XC2 कंजर्वेशन। तो कंजर्वेशन जब हम बोटानिकल गार्डन में कर रहे हैं तो क्योंकि हमने वो बोटानिकल गार्डन खुद बनाया है और उस प्लांट को हम नई जगह जाके लगा रहे हैं, तो ये कौन सा कंजर्वेशन हुआ? XC2 कंजर्वेशन। इन सीटू तब होता जब जहां पे वो बेचारा रह रहा है हम भी वहीं चले जाएं। पर ह्यूमन बीइंग क्या है? बहुत सेल्फिश है। क्यों जाए? हम यहां लेकर आएंगे और यहीं प्रिजर्व करेंगे, यहीं पर कंजर्वेशन करेंगे। तो दैट इज XC2 कंजर्वेशन। अगर प्लांट या एनिमल के खुद के हैबिटेट में आप उसका कंजर्वेशन करते हो, सो देन इट इज कॉल्ड एज in situ conservation. So first objective क्या है हमारा बोटानिकल गार्डन का? कंजर्व रेयर एंडेमिक स्पीशीज, जो रेयर हैं, कम बची हैं या एंडेमिक हैं, खत्म होने वाली हैं, उन स्पीशीज को, प्लांट्स की अगर हम प्रिजर्व कर लें, कंजर्व कर लें, वो भी XC2 कंजर्वेशन, यानी कि उसके एरिया में से बाहर ले जाके नया एरिया बिल्डअप करके वहां प्रिजर्व कराए। सो दैट इज XC2 कंजर्वेशन। ये पहला ऑब्जेक्टिव। दूसरा क्यों किया? सप्लाई लिविंग प्लांट रिसोर्स फॉर रिसर्च आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन। मैंने कहा था रिसर्च वर्क के लिए यूज होता है, तो बोटानिकल गार्डन में से प्लांट्स को रिसर्च वर्क के लिए भेजा जाता है, इंस्टीट्यूट्स में क्लासिफिकेशन करने के लिए भेजा जाता है। देन दीज आर द साइड्स ऑफ जर्म प्लाज्म कलेक्शन। मैडम जर्म प्लाज्म क्या होता है? जर्म प्लाज्म, जर्म सेल्स कौन से सेल्स होते हैं? जो ओवरी और टेस्टिस रिलीज करती है ना। यानी अगर हम प्लांट की बात कर रहे हैं तो पोलन में से निकलने वाला और ओवरी में ऑलरेडी प्रेजेंट जो एग है, ये दोनों क्या हैं? ये दोनों हमारे जर्म सेल्स हैं। तो हम वो जर्म प्लाज्म को प्रिजर्व कर लेते हैं ताकि आगे जाकर हम इसमें फर्टिलाइजेशन करा के और नया प्लांट ग्रो कर सकें। हाउ स्मार्ट इट इज कि आपको अगर प्लांट नहीं मिला, आपको अगर सीड नहीं मिला, तो आपने, अब देखो आप बोलोगे कि मैम आप कह रहे हो कि ओवम को प्रिजर्व कर लिया, पोलन को प्रिजर्व कर लिया, तो इसमें तो मेहनत तो लगेगी। हम तो पहले ही बोल चुके हैं कि XC2 कंजर्वेशन है। XC2 कंजर्वेशन मतलब जो हमने बनाया है, हम तो आपके पास से ले आए थे, तो हमने ऑलरेडी एक वहां पर माहौल बिल्ड कर दिया है, एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया है, जहां पर हम किसको रखने वाले हैं? जर्म प्लाज्म, यानी कि जर्म सेल्स, यानी कि गेमीट्स, प्लांट के गेमीट्स।
प्लांट का एग और प्लांट का पोलन, ताकि फर्टिलाइजेशन करा सके। तो जर्म कलेक्शन भी तो हो रहा है ना। एंड देन वी प्रोवाइड मटेरियल्स एंड सीड प्रोवाइड मटेरियल एंड सीड्स फॉर रिसर्च वर्क। किसके लिए प्रोवाइड कर रहे हैं? फॉर रिसर्च वर्क, ठीक। एक्ट एज रिसर्च स्टेशन फॉर इकोनॉमिकली यूजफुल प्लांट। इकोनॉमिक पर्पस से कॉमर्स लेके आने वाले जो प्लांट्स हैं उनका रिसर्च स्टेशन बन जाता है। आप रिसर्च करो, रिसर्च करने के बाद उसे यूटिलाइज करो, उसे यूटिलाइज करने के बाद मार्केट में ले जाओ, उसमें से आप अपना इकोनॉमिकल पर्पस सॉल्व करो। ये सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। इन शॉर्ट हमने क्या बोला कि हमें, इन शॉर्ट अगर मैं एक वन वर्ड में बताऊं तो सबसे पहला मेरा एम होता है कंजर्व करने का। इसलिए मैंने बोटानिकल गार्डन बनाया। किसको कंजर्व कर रहे हैं? डेफिनेटली प्लांट को यार, वही पढ़ रहे हैं ना अपन, बोटानिकल गार्डन बोला है तो बॉटनी इज फॉर प्लांट्स, तो वही करेंगे। कंजर्व कर लिया, उसके बाद रिसर्च वर्क के लिए मटेरियल प्रोवाइड करा, क्लासिफिकेशन में हेल्प करी। दूसरा रिसर्च स्टेशन बन सकता है ये एक, जहां पर साइंटिस्ट आकर अपना रिसर्च वर्क कंप्लीट कर सकते हैं। दूसरा इकोनॉमिकल पर्पस भी सॉल्व करने में मदद करेंगे यहां पर प्रेजेंट प्लांट्स। बस ये इतने शब्द तो याद रह जाएंगे ना ऑब्जेक्टिव में। देख लीजिए, लिख लीजिए, इसको लिख लिया? ओके, डन। सो नाउ वी आर डन विद दी बोटानिकल गार्डन का पूरा एक्सप्लेनेशन। कुछ बोटानिकल गार्डन आर्बोरेटम जहां पर वुडी स्पीशीज को कलेक्ट करके रखा जाता है उसको कहते हैं आर्बोरेटम। वहां पर सारे प्लांट्स ऐसे होंगे जिनके पास वुड प्रेजेंट हो, वुड वाले प्लांट्स। और कितना इकोनॉमिकल पर्पस सॉल्व करेंगे? इकोनॉमिक रीजन है इसीलिए किया है, ऐसे ही नहीं कर दिया, इकोनॉमिक रीजन है, ठीक है, वुड यूज करनी थी। फिर आता है बैम्ब्यूसिटम जहां पर बैम्बूज का कलेक्शन होता है, बैम्ब्यूसिटम में बैम्बूज का कलेक्शन। उसके बाद आता है ऑर्किडेरियम, मेरा सबसे फेवरेट बिकॉज आई लव ऑर्किड्स। तो ऑर्किडेरियम क्या है? जहां पर ऑर्किड्स को रखा जाता है। और देखो ये ऑर्किडेरियम की पिक्चर है, यहां पर आपको ऑर्किड के बहुत सारे मिल जाएंगे प्लांट्स। तो देखो कितना ब्यूटिफुली आप चीजों को प्रिजर्व करके रख सकते हो। तो आर्किडेरियम में कलेक्शन ऑफ ऑर्किड्स होता है। एंड देन वी हैव पाइनेटम जहां पर कोनिफर्स प्लांट का, कोनिफर्स का कलेक्शन हो, एक्चुअली सॉरी, कलेक्ट करके कोनिफर्स को जब रखते हैं तो वो कहलाता है पाइनेटम। ये 4 वर्ड याद करने हैं। हाँ मैडम, बिल्कुल याद करने ही है। और यहां पे ऊपर लिख लेना है नीट। अब कंफ्यूजन कहाँ होगा कि बोटानिकल गार्डन और जूलॉजिकल, बोटानिकल नहीं, हर्बेरियम में और बोटानिकल गार्डन के नाम में हो सकता है। इसीलिए मैं बिल्कुल अलग तरीके से उसको लेकर आई हूँ। इसे मैंने आपको इस फॉर्म में बताया है कि जहां पर आप कलेक्शन के नाम से याद रख सकते हो, ठीक है। और मतलब थोड़ा थोड़ा सेम ही, जैसे ऑर्किड का ऑर्किडेरियम पहचान जाओगे, बैम्बूस का बैम्ब्यूसिटम पहचान जाओगे, कोनिफर्स वाले में और वुडी स्पीशीज वाले में थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, इसीलिए इसे याद करना पड़ेगा। तो बोटानिकल गार्डन में और हर्बेरियम में बहुत डिफरेंस है। वहां पर इंडियन था, क्यू था इंग्लैंड वाला, इंडियन बोटानिकल गार्डन था, इंटरनेशनल रिसर्च सेंटर था। तो वो वाली चीजें, ये वाली चीजों के एग्जाम्पल अलग ही लाई हूं मैं, इनको ऐसे ही याद करने। और मैं क्या लाई हूं? जो दिए हैं वही लाई हूं, है ना, एनसीईआरटी जो बोलती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं म्यूजियम की। तो म्यूजियम जो वर्ड है ये हम सब ने कभी ना कभी एक बार लाइफ में सुना हुआ है ना। भैया दीदी बोलते ही रहते हैं तुम तो म्यूजियम में रखने लायक पीस हो, दोस्त बोलते रहते हैं म्यूजियम में रखने लायक पीस हो। हाँ भाई, वही म्यूजियम है। वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें जहां पर प्रिजर्व की जाए वही म्यूजियम होता है। म्यूजियम के अंदर हम किसको रखते हैं? एनिमल्स को। बेसिकली अभी तक हमने दोनों बात हर्बेरियम में और बोटानिकल गार्डन में किसकी करी? प्लांट्स की। अब हम आ गए हैं म्यूजियम पे। तो म्यूजियम को म्यूजियम बोलो या कहो जूलॉजिकल म्यूजियम बोलो, एक ही बात है, जहां पर एनिमल्स के स्पेसिमेन को प्रिजर्व किया जाता है, उनके स्केलेटन स्ट्रक्चर को प्रिजर्व करके रखा जाता है। अगर हम तो भाई थे नहीं डायनासोर के समय में, तो हमें कैसे पता चलता कि डायनासोर ऐसा कुछ दिखता रहा होगा, डायनासोर का स्केलेटन ऐसा रहा होगा? कैसे पता चला? म्यूजियम में जाने के बाद। और स्कूल के बच्चों को डेफिनेटली म्यूजियम विजिट कराया ही होता है। सब कभी ना कभी अपने स्कूल की तरफ से म्यूजियम जरूर गए होते हैं। तो म्यूजियम एक ऐसी जगह है जहां पर आप किसको रखते हो? एनिमल्स को। एनिमल्स को नहीं, एनिमल्स वाला तो जू हो जाएगा, एनिमल्स के स्पेसिमेन को। सो बायोलॉजिकल म्यूजियम
आर जनरली सेटअप इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स सच एज स्कूल्स एंड कॉलेजेस। ज्यादातर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में बनाया जाता है, और अगर आपके स्कूल या आपके कॉलेज में म्यूजियम नहीं है तो आपको ले जाएंगे जरूर एक ना एक बार अपने स्कूल लाइफ में, और म्यूजियम जरूर दिखाया जाता है। सबने देखा है, मैंने भी अपने स्कूल लाइफ में म्यूजियम देखा है। म्यूजियम हैव कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व्ड प्लांट्स एंड एनिमल स्पेसिमेन फॉर स्टडी एंड रेफरेंस। प्रिजर्व प्लांट्स और एनिमल्स के, बेसिकली एनिमल्स के ज्यादातर आपको वहां पर प्रिजर्व्ड स्पेसिमेन मिलते हैं। एंड स्पेसिमेन्स आर प्रिजर्व्ड इन दी कंटेनर्स और जार्स इन प्रिजर्वेटिव सोल्यूशन। क्यों जार में और कंटेनर में रखने की जरूरत है? अगर जार में, कंटेनर में प्रिजर्वेटिव सोल्यूशन डाल के नहीं रखोगे तो 2 मिनट भी म्यूजियम में नहीं रख पाओगे। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो है बॉडी के, वो क्या करेंगे? स्मेल करने लग जाएंगे, क्योंकि वो तो ऑलरेडी मरा हुआ ऑर्गेनिज्म है, डिकम्पोजिशन चालू हो जाएगा। तो यू कैन नॉट अफोर्ड दैट, और ये प्रोसेस ना हो इसीलिए हम क्या करेंगे? एक कंटेनर में प्रिजर्वेटिव डाल के और फिर हम अपने स्पेसिमेन को प्रिजर्व करते हैं म्यूजियम के अंदर। तो म्यूजियम में हम कैसे प्रिजर्व करके रखते हैं? प्लांट्स एंड एनिमल स्पेसिमेन में ऑल्सो भी प्रिजर्व्ड एज ड्राई स्पेसिमेन। ड्राई स्पेसिमेन की तरह भी प्रिजर्व कर सकते हो। जैसे स्केलेटन था, स्केलेटन का कुछ नहीं बिगड़ता, स्केलेटन आप ऐसे ही रखा रहने दो तो वो ड्राई स्पेसिमेन हो गया। इंसेक्ट्स आर प्रिजर्व्ड इन इंसेक्ट बॉक्सेस। अच्छा, ये पहले के जमाने में, जब हमसे पहले वाले जनरेशंस, मतलब आप समझ लो 10 साल पहले वाली, हमसे जो, मुझसे भी 10 साल पहले वाली जो जनरेशन थी, उनके टाइम पर ये जो पढ़ाया जाता था, फ्रॉग पढ़ाया जाता था, कॉकरोच, लिजर्ड, अभी भी पढ़ाते हैं, पढ़ना तो अपने को है, पर वहां पे क्या है? डाइसेक्शन करवाया जाता था। तो जब डाइसेक्शन होता था तो फ्रॉग के हाथ में क्या करते थे? फ्रॉग के हाथ में कील लगाकर, मतलब कि नॉक, उसको क्या कहना चाहिए, स्टिक करके रख देते थे। ठीक है, स्टिक करके क्यों रख देते थे? ताकि वो कहीं भागे ना जब उसका डाइसेक्शन हो। तो भाई मरा हुआ है तब तो ठीक है, जान निकल आई थोड़ी बहुत भी, या कोई और ऑर्गेनिज्म उसे लेके चला गया, कोई आप मान लो इंसेक्ट ही पढ़ रहे थे, इंसेक्ट आपके पास थी, तो उड़ जाएगा, कहीं भी चला जाएगा। ऐसा ना हो इसीलिए आप उसको स्टिक करके रख देते हो, ऐसे कील से उसे वो कर देते थे, स्टिक कर देते थे एक पर्टिकुलर जगह पर, और फिर उसकी प्रॉपर पढ़ाई करते थे। तो इंसेक्ट को भी प्रिजर्व करने के लिए इंसेक्ट बॉक्सेस होते हैं। आफ्टर कलेक्टिंग, आपने इंसेक्ट कलेक्ट किया, उसको किल किया, और उसके बाद उसको पिन लगा दी, पिनिंग कर देते हैं, ठीक है, पर्टिकुलर बॉक्स में। ये होता है इंसेक्ट को रखने का तरीका। लार्जर एनिमल्स जो होते हैं, जैसे कि बर्ड हो गई, मैमल हो गया, यूजुअली स्टफ्ड एंड प्रिजर्व्ड, उनको स्टफ करके प्रिजर्व कर लिया जाता है। ठीक, देन म्यूजियम ऑफन हैव कलेक्शन ऑफ स्केलेटन्स ऑफ एनिमल्स। स्केलेटन तो मिलते ही मिलते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम म्यूजियम में। आप देखो, इंसेक्ट मिले ना मिले, प्लांट मिले ना मिले, स्पेसिमेन मिलेगा, डेफिनेटली आपको स्पेसिमेन 100% मिलेगा, आप जाके देख लेना, और एक स्केलेटन स्ट्रक्चर भी मिलेगा, इजीएस्ट टू प्रिजर्व। प्रिजर्वेटिव सोल्यूशन में रख दिया तो प्रिजर्व हो गया, और जिसको हमें प्रिजर्व नहीं कर पा रहे थे उसका हमने स्केलेटन रख लिया। तो ये दोनों चीज तो बिल्कुल मिलती ही है, किसमें? ज़ूलॉजिकल म्यूजियम में। अब हम बात करेंगे ज़ूलॉजिकल पार्क में। तो डिफरेंस ये है कि जब मैंने आपसे कहा, ध्यान से सुनना, जब मैंने कहा हर्बेरियम, तो हर्बेरियम में हमने डेड प्लांट पार्ट्स रखे। फिर मैंने कहा बॉटेनिकल गार्डन, लिविंग पार्ट्स रखे। फिर मैंने कहा म्यूजियम, म्यूजियम में चालू हो गया ज़ूलॉजिकल पोर्शन। म्यूजियम में हमने क्या रखा? डेड वाला पार्ट। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं ज़ूलॉजिकल पार्क की, तो यहां पर हम कौन से एनिमल रखेंगे? लिविंग एनिमल्स। तो इन दोनों में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसीलिए हम इतना सिस्टमैटिकली पढ़ रहे हैं। 2 हमने प्लांट के प्रिजर्वेशन पढ़े, 2 हमने एनिमल के प्रिजर्वेशन पढ़े, एक प्लांट का प्रिजर्वेशन डेड और लिविंग, एक एनिमल का प्रिजर्वेशन डेड और लिविंग, इतना याद रहेगा। अब ज़ूलॉजिकल पार्क जो होता है, दीज आर द प्लेस वेयर वाइल्ड एनिमल्स आर केप्ट इन द प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट। वाइल्ड एनिमल को प्रोटेक्ट कर लिया। यहाँ इतना अच्छे से जो ये बैठा हुआ है, इतना अच्छा जो देखने में लग रहा है, आपको लगता है ये नेचर में इतना अच्छा है? जा सकते हो इसके पास? नहीं जा सकते, है ना, मैं भी नहीं जा सकती, मुझे भी डर लगता है। तो ज़ूलॉजिकल पार्क जो है, वहां पर वाइल्ड एनिमल्स को प्रिजर्व किया जाता है लिविंग वे में, जिंदा। तभी तो बच्चे देखने जाते हैं, है ना। अब हम तो जाएंगे नहीं, हमारे पास तो 2 साल टाइम ही नहीं है, या ड्रॉपर हो तो हमारे पास तो और भी टाइम नहीं है, एंड 10th में हो तो और अभी और ज्यादा टाइम लगेगा वहां जाने में। वो देखने का समय अभी हमारे लिए नहीं है, हम ऑलरेडी देख के आ चुके हैं, और अगर नहीं देख के आए हैं तो आगे जाकर देख के आएंगे, अभी नहीं। तो ज़ूलॉजिकल पार्क में लोग घूमने भी जाते हैं, क्योंकि वहां पर वैरायटी ऑफ एनिमल्स देखने को मिलते हैं जो लोकल एरियाज में नहीं मिलते, और वहां पर उनको प्रिजर्व करने का वो उनका तरीका होता है ज़ूलॉजिकल पार्क
मेंटेन करने के लिए। एनवायरमेंट्स अंडर ह्यूमन केयर कैसे रखे जाते हैं? ह्यूमन केयर में। और अच्छा पता है इसमें सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। मान लो किसी एनिमल को कोई डिसीज हो गई तो उसका ट्रीटमेंट होगा। अगर वो रिप्रोडक्शन कर सकता है, मतलब कि मेल और फीमेल दोनों जेंडर्स प्रेजेंट हैं विद दैट रिस्पेक्टिव एनिमल, तो उसका रिप्रोडक्शन कराया जाता है ताकि और नए ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस हो सके। फिर रिप्रोडक्शन होने के बाद न्यूबॉर्न एनिमल का भी ध्यान रखा जाता है। तो ये प्रॉपर केयर प्रोवाइड करी जाती है जूलॉजिकल पार्क में। तो दे आर अंडर ह्यूमन केयर विच इनेबल अस टू लर्न अबाउट देयर फूड हैबिट्स एंड बिहेवियर, जिससे हमें पता चलता है कि इस पर्टिकुलर एनिमल का फूड हैबिट क्या है, इस पर्टिकुलर एनिमल का बिहेवियर कैसा है। ये वाइल्ड है, एक्चुअली में हम वाइल्ड एनिमल्स ही प्रिजर्व कर रहे हैं, बट कभी कभी नेचर में कोई कोई एनिमल सॉफ्ट होते हैं तो हमें उनका नेचर पता चलता है। ऑल एनिमल इन जू आर प्रोवाइडेड एज फार एज पॉसिबल द कंडीशन सिमिलर टू देयर नेचुरल हैबिटेट। तो फिर मैडम ये कौन सा कंजर्वेशन हुआ? ये कंजर्वेशन कौन सा हुआ? XC2 कंजर्वेशन हुआ, क्योंकि हम उनको पार्क में लेके आए, उनको पार्क में रहने का मन नहीं था, उनको तो जंगल में जाके रहना था। आप उसको जंगल से लेकर आ गए तो आपने उसका हैबिटेट तो ब्रेक किया। अब आपको उस एरिया में जहां आप उन्हें प्रिजर्व कर रहे हो वहां पर प्रॉपर केयर प्रोवाइड करनी पड़ेगी, प्रॉपर हैबिटेट बिल्डअप करना पड़ेगा। इन ऑल टुगेदर हम कह सकते हैं कि हमें फेवरेबल कंडीशन बनानी पड़ेगी उस पर्टिकुलर एनिमल के लिए, तभी वो वहां पर कंफर्टेबली रह पाएंगे। ठीक, तो ये हो जाता है। इसके बाद ये जो हमारे जू होते हैं, है ना, पार्क होते हैं, जूलॉजिकल पार्क, यहाँ पर जू नहीं, जूलॉजिकल पार्क जो होते हैं यहाँ पर बच्चों को जाना बहुत पसंद होता है। सो चिल्ड्रन लव विजिटिंग दीज पार्क कॉमनली कॉल्ड जूज। वन ऑफ द फाइनेस्ट जू ऑफ एशिया वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1959। अगेन नीट लिखने वाला पॉइंट, दिल्ली एज नेशनल जूलॉजिकल पार्क। इस पॉइंट के आगे नीट लिख के रख लो, ऐसी चीजें कभी भी पूछी जा सकती हैं। ठीक, सो दैट इज ऑल अबाउट दी जूलॉजिकल पार्क। क्लियर? यहां पर हमने मेन 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़े। हर्बेरियम पढ़ा और बोटैनिकल गार्डन पढ़ा, म्यूजियम पढ़ा और जूलॉजिकल पार्क पढ़ा। इसके आगे के की मोनोग्राफ, कैटलॉग, इन सबको हम अपने नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। तब तक इतना पार्ट स्ट्रॉन्ग करके रखना है, बहुत क्रिस्टल क्लियर तरीके से मैंने कोशिश की है आपको समझाने की। होपफुली आपको सब कुछ समझ में आया होगा। अगर आप कुछ भी पूछना चाहते हैं आप कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। लाइक जरूर कर देना ताकि मेरा और आपका इंटरेक्शन बना रहे। हाँ, लाइक करने के पहले आपको कभी कभी क्या होता है, जब आप पढ़ने बैठते हो तो आपको कोई चीज, कोई टॉपिक, कोई पार्ट नहीं समझ में आ रहा, आपको इंस्टेंटली उसे देखने की जरूरत है, तो आपको इधर उधर ढूंढने की जरूरत नहीं है। आप सीधे वेबसाइट पर जाओ, मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट, मैग्नेट ब्रेन्स IIT JEE नीट, तो वेबसाइट टाइप करो www.magnetbrains.com। एक ऑफिशियल पेज ओपन होगा जहां पर पूरा एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज के नाम से पूरा डिस्क्रिप्शन दिया होगा, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, स्पोकन इंग्लिश, NTSC, ओलंपियाड, IIT JEE और नीट। नीट पे क्लिक करो, ऐसे आपको आइकन दिखने लगेगा। तो आपको बायोलॉजी पढ़ना है, वॉच नाउ पे जाओ, जो भी टॉपिक पढ़ना है यहाँ पर चैप्टर वाइज वीडियोस के अंदर आप उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर पूरा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है मेरी इमेज के साथ कि क्या क्या हम पढ़ने वाले। तो चैप्टर वाइज वीडियोस जब आप क्लिक करोगे तो आपको टॉपिक वाइज सीक्वेंस में सारे वीडियोस मिल जाएंगे। व्हिचएवर यू वांट टू स्टडी देन एंड देयर आप उसको देख सकते हो। क्वेश्चन आंसर्स जब हम करते हैं DPP तो उसे भी देख सकते हो। जब आप उस सीक्वेंस में उस वीडियो पे जाके क्लिक करोगे वॉच नाउ, तो वीडियो आपके सामने इस तरीके से प्ले होने लगेगा। दैट्स इट। तो आप इजीली अपनी पढ़ाई तुरंत कर सकते हो वेबसाइट की मदद से भी। क्लियर? अभी लाइक करने का मैं बोल रही थी, क्यों? क्योंकि मेरे साथ इंटरैक्शन बहुत जरूरी है, और मेरे साथ इंटरैक्शन कब होगा? जब आप लाइक कर दोगे, मुझे समझ में आ जाएगा। हालांकि आप कमेंट्स करते हो और मैं आपके कमेंट्स पढ़ती भी हूँ, जब जब जहां पॉसिबल हो पाता है मैं रिप्लाई भी करने की कोशिश करती हूँ टू ईच एंड एवरी स्टूडेंट। अगर नहीं आया है आपका रिप्लाई तो आएगा, ठीक है? और सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मैंने शुरू में मॉड्यूल जब बताया था मैंने कहा था आपका कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट मिस ना हो, आपको पूरा प्लानर मिले, आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिले। तो वो कहां से मिलेगी? सब्सक्राइब करने से। शेयर कर देना, क्योंकि आपको DPP करनी है सॉल्व। DPP सॉल्व करने के लिए वर्चुअल ग्रुप में ये DPP का लिंक, वीडियो शेयर कर देना, और फिर मिलके हम करेंगे क्वेश्चंस को सॉल्व। फिर देखेंगे DPP के सॉल्यूशन में कि कितने क्वेश्चंस हमने सही सॉल्व किए हैं। एंड द मैग्नेट ब्रेन्स इज गिविंग यू दैट अपॉर्चुनिटी, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, जहां पर आप अपने नीट जैसे लाइफ के सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम की तैयारी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, 100% फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हो, वो भी ऑनलाइन। ठीक है? और आपको सिर्फ इतना सा करना है कि लाइक और शेयर कर देना है, सब्सक्राइब कर लेना है। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।